indicate true statement about hydration. Smaller the size and greater the charge, greater would be the charge density. बिल्कुल जी. देखो हाइड्रेशन के प्रोसेस में होता क्या है, सॉल्ट के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड अप हो जाते हैं, तो जितना ज़्यादा साइज स्मॉल होगा और ग्रेटर होगा क्या चार्ज, उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आएंगे. जैसे कि एल्युमिनियम में +3 होता है, तो 24 वाटर के मॉलिक्यूल हैं. एलम में कॉपर सल्फेट में 5 है. आगे देखें, हाँ यही बात आ गई. एल्युमिनियम +3 हैज़ ग्रेटर चार्ज देन Br नेगेटिव बिकॉज Al+3 इज स्मॉलर विद ग्रेटर चार्ज देन Br नेगेटिव. देखो Br का एक तो साइज ज़्यादा होता है, तो चार्ज डेंसिटी कम होगी. एल्युमिनियम का साइज भी छोटा, चार्ज भी ज़्यादा, और याद रखो प्लस चार्ज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू माइनस के. तो यही वजह है कि जनाब बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगली बात क्या है, small positive ions with multiple charges such as copper +2, Al+3, Cr+3 possess greater attraction for water molecules as compared to large negative ion with a single charge such as Br negative or I negative. So dear, Br negative और I negative की निस्बत इसका चार्ज भी ज़्यादा होता है. फिर एक और बड़ी अहम बात है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव आयन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके साथ एसोसिएट होती है, पॉजिटिव आयन के साथ होती है. तो जितने ज़्यादा पॉजिटिव आयन, देखो अगर हाँ इससे मुराद समझ लो Br नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता, दोनों का चार्ज 1 1 है, ठीक है. लेकिन इसका चार्ज ज़्यादा अट्रैक्टिव होता. एक तो साइज़ छोटा होना, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज की. तो सारी स्टेटमेंट ही करेक्ट है. इसका आंसर था ऑल ऑफ द. यार बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस. मैं इनसे पूछता हूँ कि यार हाइड्रोलाइसिस होती है, तो कुछ लोग तो जवाब ही नहीं देते ज़्यादातर मिलकर, और कुछ जवाब देते हैं कि वाटर और सॉल्ट के साथ का मिलना जिससे एसिड और बेस बने हाइड्रोलाइसिस होती है. मैं मानता हूँ कि हाइड्रोलाइसिस के अंदर वाटर और सॉल्ट मिलते भी हैं और एसिड और बेस बनते हैं, लेकिन खाली इतने होने से हाइड्रोलाइसिस नहीं होती. अब जैसा कि मशहूर ज़माना रिएक्शन है NaCl + HOH, सॉल्ट में वाटर यानी मम्मा पानी मिलाया तो एसिड और बेस बना. लेकिन ये जो पहला रिएक्शन है ये हाइड्रोलाइसिस नहीं. लेकिन ये जो दूसरा रिएक्शन है NH4Cl + HOH NH4OH + HCl, ये हाइड्रोलाइसिस है. अब आप बोलोगे सर यहाँ भी तो वाटर और सॉल्ट मिलके एसिड और बेस बने. जी, हाइड्रोलाइसिस की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि वाटर और सॉल्ट से एसिड और बेस का इस तरह बनना कि pH तब्दील हो, pH क्या हो, चेंज हो, तब हाइड्रोलाइसिस कहलाएगी. और अगर pH चेंज नहीं होगी तो हाइड्रोलाइसिस नहीं कहलाएगी. ये वजह है कि NaCl और वाटर से जब HCl और NaOH बनता है हाइड्रोलाइसिस नहीं कहलाती, क्योंकि यहाँ pH चेंज नहीं होगी. अब ये जो रिएक्शन है NH4Cl + वाटर से NH4OH और HCl बनना, ना चूँकि pH डिक्रीज होती है. अब चाहे डिक्रीज हो, इंक्रीज हो, चेंज होनी चाहिए. चेंज होगी तो ये हाइड्रोलाइसिस कहलाएगी, जैसा कि ये हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है, pH का डिक्रीज. और यहाँ देखो Na2CO3 + वाटर से NaOH और H2CO3 बन रहा, pH चूँकि इंक्रीज हो रही है, तो ये भी क्या कहलाएगी, हाइड्रोलाइसिस कहलाएगी. यानी हाइड्रोलाइसिस तब होगी जब ना सिर्फ सॉल्ट और वाटर से एसिड और बेस बने, pH भी चेंज हो. जो हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन तो पता चलेगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि pH कब चेंज हो रही है कब नहीं. जैसे कि अगर ये रिएक्शंस हो हमारे पास, तो भाई इनमें पहले वाला जो रिएक्शन है इसमें तो हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रही क्योंकि pH चेंज नहीं हो रही. तो pH कब चेंज नहीं होगी, देखो NaCl और वाटर मिलाने से बना HCl और NaOH. HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है. याद रखो जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो pH चेंज नहीं होगी. pH चेंज नहीं होगी तो हाइड्रोलाइसिस भी नहीं होगी. नीचे देखो NH4Cl में जब वाटर मिलाया तो NH4OH बना जो कि एक वीक बेस है, और HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड. जब स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बने तो हमेशा pH चेंज होगी, और जब pH चेंज होगी तो हाइड्रोलाइसिस भी होगी. जैसे कि नीचे वाले रिएक्शन में Na2CO3 में वाटर से NaOH स्ट्रॉन्ग बेस बन रही है और साथ में एक वीक एसिड बन रहा है. हाँ, pH
डिक्रीज तब होती है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो, और पीएच इंक्रीज तब होती है जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। मैंने आपको पीएच के न्यूमेरिकल के लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी, और सर इतनी ही बताई थी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम डेप्थ में जाते हैं कि अगर H पॉजिटिव 10 की पावर -3 है तो pH 3 हो जाएगी। H पॉजिटिव अगर 10 की पावर -5 है तो pH 5 हो जाएगी। देखो H पॉजिटिव को हम 0.001 भी लिखते हैं तो बड़ा आसान था आंसर, लेकिन 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 अगर पंगा आ जाए, अब वो पंगा आखिर होगा क्या कि आपको H पॉजिटिव 0.002 दे दें, क्या है कि अब pH निकालो, तो अगर यहाँ 0.001 था मैं 3 लिख देता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो log 1 के लिए तो 0 होती है, log 3 0.3 होती है, log 3 0.47 होती है, log 4 होती है 0.6, log 5 0.7, log 6 0.78। ये एक्यूरेट है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन में कैसे लगाऊंगा ट्रिक बता रहा हूँ। log 7 0.85, log 8.9, log 9.95, log 10.1। अब मेरे बच्चों एक थोड़ी सा दिमाग लगाओ, के 0.002 है, ठीक है। तो इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, log 2 की वैल्यू, क्यों यहाँ 2 है। अगर यहाँ एंड में 3 होता है जैसे कि 0.00 ले लो, तो मैं क्या माइनस कर देता log 4 की वैल्यू। अब ज़रा log 2 की वैल्यू देखो कितनी है, 0.3, तो 0.3 माइनस कर दो, आंसर 2.7 pH की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जैसे कि 0.004 था, डेसिमल के बाद 3 नंबर, 3 तो आ गया, ठीक है जी। अब log 4 की वैल्यू होती है 0.6 होती है, या माइनस कर दो 2.4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो बड़ी सिंपल है। अब ये log की वैल्यूज़ को याद कैसे रखें, अब देखो बड़े डिफरेंट तरीके होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं इसकी भी मेरी। एक ट्रिक तो बड़ी सिंपल है कि एक तो देखो मैं वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट कर देता हूँ, ये जैसे कि 0.45 ऑलमोस्ट, ठीक है जी, 0.78 को 0.8, सिर्फ 2 जगह मैंने अप्रॉक्सीमेशन लाई और कहीं ज़रूरत नहीं है, बाकी बिल्कुल एक्यूरेट हम अपनी ट्रिक से कर लेते हैं। log 1 0 है तो सबको पता है भाई, 2 है तो समझो 2 से बड़ा नंबर होता है 0.3। अब log 3 और 4 की वैल्यू याद रखना बड़ा आसान है। देखो 0.3 का हाफ क्या होता है, बहुत आसान है, 0.15 है। ये अगर आप 0.3 में एडअप कर दो 0.45 हो जाएगा, और 0.45 में 0.15 एडअप कर दो तो 0.6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। इस तरह हम बड़े आसानी से कर लेते हैं, यानी कि log 2.3 है, बस ये जहन में बैठा लिया भाई, 2 से बड़ा नंबर 3, अब 0.3 का 0.15 एडअप हुआ, log 3 की वैल्यू log 4 की। अब log 5 और log 6 में जाना है तो क्या करेंगे, देखो बात सुनो, 0.6 से 0.7 कितने का इजाफा है, 0.1 का। अब 0.7 से 0.8 कितने का इजाफा है, 0.1 का, है कि नहीं? ज़बरदस्त। और अब यहाँ देखो 7 की और 8 की बात कर रहे हैं, तो log 7 0.85, 2 दफ़ा मैंने 0.15 ऐड किया, 2 दफ़ा 0.1, अब 2 दफ़ा मैं ऐड करूँगा 0.05। ये मैं दोबारा पूरा समझाता हूँ तुम लोगों को। देखो बहुत आसान है यार, याद रखना, 2 से बड़ा नंबर 0.3, ठीक है। 2 दफ़ा 0.3 का हाफ 0.15 प्लस कर दो, 0.45 0.6, 2 दफ़ा 0.1 प्लस कर दो, ठीक है। अब 0.1 का हाफ क्या होता है, 0.05, 2 दफ़ा वो प्लस, 2 दफ़ा नहीं बल्कि एंड तक प्लस हो रहा है, 0.8 0.85 0.9 0.95। ये log की वैल्यू याद रखने को कह रहा हूँ। वैसे देखो ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, यानी 0.001, ठीक है। बहुत कम ऐसा होगा 0.002 0.004, तो उसके लिए हमने फिर बात बना ली। जैसा कि देखो अब ये log 8 कितना है, 0.9, फ़र्ज़ करो दिया हो 0.0001, तो बहुत आसान है, pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। लेकिन कल कला को कर दें 0.0008, तो 5 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 0.9 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे भाई ये 5.1 आंसर आ जाएगा। और ये देखो अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल चलती है, आप 0.45 ही जहन में रखो, जैसे कि कल कला को 3 दिया हुआ है यार, ये भी देख लो 0.003, अगर ये 0.001 होता सीधा साधा 4 हो जाता, 4 में से माइनस मुझे क्या करना है, 0.45 माइनस करता हूँ तो भाई ये आ जाएगा 4.55,
आप बोलोगे सर यहाँ तो 0.47 था, अरे तो यार अप्रॉक्सीमेशन से रिजल्ट हम फ़ौरन पता लगा लेते हैं। इतना याद रखना आसान है कि यानी पहले log 2 की वैल्यू 0.3, ये 2 दफ़ा 0.3 का हाफ 0.15 प्लस करना है। बायो वाला खास तौर पे देखो 0.3 में 0.15, 0.45, 0.6, फिर 2 दफ़ा 0.1 एडअप करना है 0.7, 0.8, और बाद में से 0.05 एडअप करते रहो। इस तरह log 2 से लेके log 10 तक की ना वैल्यू फ़ौरन तुम्हें याद हो जाएगी सॉलिड, और ये सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब बच्चों दो बड़े अहम कॉन्सेप्ट कि एक तो पीएच प्लस पीओएच 14 के बराबर होता है, दूसरी बात पीओएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव। जैसा कि देखो अगर पीएच की वैल्यू 4 दी हुई है और आपको बोलें कि भाई पीएच 4 है तो बताओ पीओएच कितना होगा, तो सीधी सादी बात है 4 में यहाँ पुट कर दूंगा, 4 प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14, सो 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, पी ओ एच मेरा 10 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ कुछ बातें बड़ी हैं मैं, जैसा कि एक बार ओ एच नेगेटिव दे दी थी इन्होंने 10 की पावर -2 और पी ओ एच पूछा था, तो वही सेम ट्रिक लगाएंगे, पी ओ एच हो जाएगा 2, और पी एच अगर चाहिए तो 14 में से 2 माइनस कर दो, 12 हो जाएगा। और अगर एच पॉजिटिव पूछा है तो भाई इसका मतलब एच पॉजिटिव हो जाएगा 10 की पावर -12। नोट करो, बहुत अच्छी तरह समझाता है इस कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट। ये आखिर पीएच होता है, तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सबसे पहले काम किसने किया था? स्ट्रॉन्सन ने डिस्कवर किया था पीएच। अब एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल बहुत आता है और कुछ बेसिक बातें। पीएच की वैल्यू 0 से 14 तक होती है। अगर पीएच की वैल्यू 0, 1 या 2 हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। 3, 4, 5, 6 है तो वीक एसिड है, 7 है तो न्यूट्रल है, 8, 9, 10, 11 है तो वीक बेस है, 12, 13, 14 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएंगे तो पहले हम अपनी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, जैसे कि एच पॉजिटिव 10 की पावर -3 दिया है तो पीएच हमारा क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। एच पॉजिटिव 0.01 का मतलब देखो, अब एक बात ध्यान में रखो, बायो वाले खास तौर पे डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं और 1 है, तो इसका मतलब होगा 10 की पावर -2, और इसकी पीएच कितनी हो जाएगी भाई? 2 ही हो जाएगी, ठीक है, 2 ही हो जाएगी। अब क्या पीएच देके एच पॉजिटिव भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जैसे कि पीएच कितना दिया इन्होंने? 4, और एच पॉजिटिव पूछ रहे हैं तो हो जाएगा 10 की पावर -4। अब ये भी तो हो सकता है कि अलग अलग ऑप्शन ए ये हो और ऑप्शन बी ये हो, बात एक ही है। डेसिमल के बाद 4 नंबर है टोटल, 10 की पावर -4 का मतलब हरगिज़ 4 0 नहीं होता, बल्कि डेसिमल के बाद 4 नंबर होते हैं जिनके आखिर में 1 होता है। ये छोटी सी बातें भी ध्यान में। अब देखो जैसे कि न्यूमेरिकल आया था, OH नेगेटिव दिया था 10 की पावर -2, हमने PH2 निकाला, PH12 निकाला, फिर H पॉजिटिव निकाला 10 की पावर -12। इसको हम एक स्टेप में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जिस तरह पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, याद रखो एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव हमेशा बराबर होता है 10 की पावर -14, 10 की पावर -14 के। सो ऑफ कोर्स अगर ये 10 की पावर -2 है तो अंडरस्टूड है ये 10 की पावर -12 होगा। जैसे कि देखो ओ एच नेगेटिव दे देते हैं 10 की पावर -5, तो एच पॉजिटिव हो जाएगा 10 की पावर -9, फ़ौरन के फ़ौरन सम 14 होगा। या ये दिया हो एच पॉजिटिव 10 की पावर -13, तो ओ एच नेगेटिव हो जाएगा 10 की पावर -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, टॉपिक है कंसंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, इसका एक नाम एक्टिव मास भी होता है। ये होता है रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। ओ आर और का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई, यानी या तो सॉल्यूट का रेशियो सॉल्वेंट के साथ या सॉल्यूट का रेशियो सोल्यूशन। अब जब सॉल्यूट का रेशियो हम सोल्यूशन के साथ बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि बात वॉल्यूम की हो रही है, यानी डीएम की लीटर की हो रही है। इसकी 2 बड़ी सॉलिड एग्जांपल है जिन टॉपिक को हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, एक मोलरिटी और एक नॉर्मेलिटी। ये बात जहन में रखें कि ये जो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में आसानी क्या होती है कि प्रिपेयर करना आसान होता है।
फॉर्मूला आसान करना क्यों होगा? देखो किसी भी चीज़ में जहाँ वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रही है उस सोल्यूशन को प्रिपेयर करना बड़ा आसान होता है। सॉलिड के अंदर आपने अपनी मर्जी से कोई भी, जी हाँ, सोल्यूशन को मिक्स कर दिया जितनी क्वांटिटी में। दूसरा चीज़ क्या लाती है? सॉल्वेंट। जब रेशो हम सॉलिड का सॉल्वेंट से ले रहे हो, इसका मतलब बात मास की हो रही है, यानी किलोग्राम या ग्राम की। इसके एग्जाम्पल में स्मॉल m यानी मोलैरिटी और x यानी मोल फ्रैक्शन आता है। इन टॉपिक्स को अभी हमने डिस्कस करना है। सॉल्वेंट के केस में क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि देखो मास है। वॉल्यूम वाले केस में क्या होता है? भाई देखो ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा। लेकिन जब बात मास की हो रही है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो ये एडवांटेज हो जाता है सॉल्वेंट के केसेस में। पहला सवाल है, व्हाट इज रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH टू प्रिपेयर 1000 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। देखिए एक एक MCQ जो आप लोग मुझे सेंड कर रहे हैं, जहाँ मुझे मौका मिल रहा है कर रहा हूँ, ठीक है। शाम 5 से 7 का टाइम इसीलिए भाई चुन के 8-10 घंटे करना है काम, बट करना है। ऐसे के लिए फार्मूला होता है M1V1 इक्वल टू M2 V2। M1 0.1 है, V1 हमें चाहिए, M2 ये भी 0.1 दे दिया है, ये बहुत आसान है। V2 1000 ml है तो भाई V1 भी यही हो जाएगा। अगर दोनों की मोलर बढ़ा दो, ऐसे जम ऐसे नहीं देंगे, याद है इसको 1 मोलर कर देंगे, कुछ ना कुछ इस तरह होगा, इतना आसान नहीं होगा। अब ये 0.1 है, उधर जाके डिवाइड कर दें, V1 आ जाएगा 10,000 ml। अगर यहाँ 1, ठीक है, अगर 0.1 था तो V2 का भी आंसर 1000 ml हो जाएगा। तो फिर ऐसे हो जाता 1000 ml का मतलब हो जाता है 10 लीटर हो जाता। हाँ, यहाँ देखें ये चेंज। व्हाट इज रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH टू न्यूट्रलाइज, जी न्यूट्रलाइज की बात आ गई। और दो डिफरेंट सब्सटेंस है, एक बेस एक एसिड। वैसा होता है तो फार्मूला होता है M1V1 N2। याद रहे N का अपोजिट चलता है, यानी देखो यहाँ M2V2 है तो यहाँ क्या आएगा? N1 आएगा। N1 N2 से मुराद है नंबर ऑफ मोल्स। अगर देखो H2SO4 का रिएक्शन कराना चाह रहे हो आप NaOH के साथ, तो NaOH के कितने मोल चाहिए होंगे? 1 या 2 मोल चाहिए होंगे। अब NaOH की कंसंट्रेशन 0.1 मोल है, इसकी वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स जनाब। यहाँ N2 में हम क्या लेंगे? देखो पास एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। NaOH को अगर तुम M1 नाम दे रहे हो तो इसी का V1 होगा, इसी का M2 होगा। तो H2SO4 की सारी चीज़ क्या होगी? M2 V2 और M2। इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे प्रोपोजिशंस की। तो N2 क्या हो जाएगा मेरे भाई? यानी कि H2SO4 के मोल, H2SO4 के मोल्स कितने हैं भाई? कितने? 1 है, तो M1 आ जाएगा इक्वल टू M2 मोलरिटी ऑफ H2SO4 0.5। वॉल्यूम बहुत ही कम दिया है 2। N1 से मुराद नंबर ऑफ मोल्स किसके? NaOH के। कितने हैं जी? 2 हैं। 0.1 है। सो डेयर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में 0.5 और 2 कैंसिल होते हैं, भाई वाले बात याद रखो, बढ़िया बात है। यहाँ 2 है और 0.1 से डिवाइड कर दो तो 20 है। इसकी इंशाल्लाह और प्रैक्टिस कराता हूँ, ये नोट करो। देखिए, व्हाट इज मोलैलिटी ऑफ 92 ग्राम टॉलिन इन 250 ग्राम बेंजीन, ठीक है जी, ये बड़ी अहम बात है। सो डियर, ये फार्मूला होता है मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो टॉलिन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? वेल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन निकालना है तो देखो 92 कितना मास दिया हुआ है? 92, और टॉलिन का मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है? 92 होता है, ठीक है जी। अब 92 को 92 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए 1। अब आगे काम बाकी है, वो है मोलैलिटी निकालना, जो कि क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट केजी में होने चाहिए, यहाँ 250 ग्राम, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। अब देखो, ये तो 1 ऊपर रहा, ये 1/4 हो जाएगा। अच्छा, हुआ क्या कि ये जो नीचे है ना सबसे ऊपर वाला, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 मोल पर। मेरे बच्चों, अब मोलैरिटी आखिर है क्या?
देखो सिंपल डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब या लीटर। याद रहे डीएम क्यूब और लीटर एक ही बात होती है। अब एग्जाम में ये फार्मूला भी बहुत बार पूछ चुके हैं और न्यूमेरिकल भी आए इस पर। जैसे कि कहा जाता है कि NaOH के 4 मोल्स हैं 40 डीएम क्यूब सोल्यूशन में, तो बताओ मोलरिटी कितनी होगी। सीधी सादी बात है, 4 को 40 से डिवाइड कर देंगे 0.1। अब मेरे भाई 0.1 तो मोलरिटी आ गई। 0.1 के लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है डेसी, क्योंकि देखिए एक बार आंसर आ जाता 0.1 मोलर सोल्यूशन मोलरिटी, एक में था डेसीमोलर। तो 0.1 और डेसीमोलर सेम बात है। आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। देखो जहाँ बोथ ए एंड बी ऑल ऑफ देम वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, और डी में था ए एंड बी, तो ऑफ कोर्स सोडियम और मैग्नीशियम दोनों हैं। आप खाली सोडियम को टिक कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा, मैग्नीशियम को टिक कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा। देखो अब एक चीज़ कहलाती है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में है, इन किलोग्राम। स्मॉल एम से जाहिर करते हैं और फार्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000। इसके भी दो फार्मूले, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू मॉलिक्यूलर वेट, यानी वॉल्यूम की जगह मास आ गया, सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आ गया। पेपर की बड़ी MCQs देखो, ये फार्मूला होता है, मोलरिटी होती है वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml या cm। अब एक सवाल दिया था जिसमें H2SO4 की मोलरिटी 0.2 दी थी, ज़ाहिर है मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, वॉल्यूम मिलीलीटर में 500 दी थी और गिवन वेट पूछा था कि कितना है। तो देखो एक बात सुनो, 2 0 तो ये बड़े आराम से कटे, ये कटा, यहाँ आ गया 2, ठीक है। अब ये 98 उधर जाके मल्टीप्लाई, ये 2 उधर जाके डिवाइड, 0.2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0.1 इंटू 98। अब देखो ऑप्शन में हमें देखना पड़ता है कि इसका आंसर 9.8 ग्राम भी हो सकता है और 0.1 मोल भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर 9.8 ग्राम दिया है तो वो भी सही है, और 0.1 मल्टीप्लाई बाय 98 का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0.1 से, यानी 0.1 मोल, ठीक है, या डेसीमोलर, ठीक है। ये सारे नेम इसके साथ। देखिए मोलरिटी का असल फार्मूला क्या है ये बताऊंगा। तो भाई मोलरिटी के दो फार्मूले होते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। एक फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम, और एक फार्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सीएम मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे। मोलरिटी को कैपिटल M से जाहिर करते हैं। अब जैसे कि एक बार एक सवाल आया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए हुए थे 5 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया था 10 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब और लीटर एक ही बात है। 5 को 10 से डिवाइड करते हैं 0.5 मोलर, मोलरिटी आ गई 0.5, और 0.5 के लिए हम लफ्ज़ सेमी मोलर भी यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब मैंने ऊपर वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया था, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए हुए थे और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया था डीएम क्यूब। डीएम क्यूब और लीटर एक ही बात है, बता रहा हूँ ये मैं। लेकिन अगर सवाल कुछ और होता, जैसे कि हमें सवाल में दे देते जी 2 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, और दिया हुआ होता वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 cm3, ठीक है, वॉल्यूम cm3 में दिया है और वो भी 500। अब मैं नीचे वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, 2 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट को मल्टीप्लाई कर दूँगा 1000 से, और मॉलिक्यूलर वेट NaOH का मुझे पता है अच्छी तरह क्या होता है, 40 होता है। अब जनाब कुछ कैंसिल होगा, जी हाँ, ये 2 0 ये कैंसिल, ये 0 ये कैंसिल, 2 4 से कटा, नीचे भी 2 आ गया, ऊपर खाली 1 है, नीचे 5 2 10, 1/10 जो कि 0.1 होता है, 0.1 मोलर, और 0.1 के लिए हम लफ्ज़ क्या यूज़ करते हैं, डेसी। तो डेसी मोलर सोल्यूशन है ना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पेपर का तकरीबन 11-12 दफ़ा है, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH
to neutralize 2 ml of 0.5 molar H2SO4. H2SO4 0.5 मोलर है, वॉल्यूम 2 ml है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है। यहाँ देखो NaOH 0.1 मोलर, वॉल्यूम हमें पता ही नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स 2। कैसे मैंने नंबर ऑफ मोल 2 कैसे कह दिया, बोलो दिया मैंने? अरे यार कॉमन देखो ना, H2SO4 जब NaOH के साथ रिएक्ट होगा तो H2SO4 के 1 मोल के लिए NaOH के कितने मोल्स चाहिए होंगे? 2 चाहिए होंगे। इसका मतलब अब सवाल ये पैदा होता है M1 किसको नाम दूँ? तो भाई ये हमारी मर्जी होती है ना, अगर बेस में M1 दे रहे हो तो बेस वाली चीज़ को V1 दे दो, N1 भी इसको दे दो, और एसिड वाली सारी चीज़ों को M2 V2 N2 दे दो। फार्मूला अगर खाली नंबर ऑफ मोल्स ना हो तो होता है M1 V1 इक्वल टू M2 V2, लेकिन जहाँ नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हो, पता है थोड़ी सी चेंज होती है। M1 V1 के साथ N2 आता है और M2 V2 के साथ N1 आता है, ये पता होना चाहिए। तो भाई अब बहुत आसान हो गई बात, यहाँ 0.1 V1 ही तो चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बेस। N2 जनाब 1, M2 कितना है 0.5, V2 2, N1 V2। तो बहुत सारे तरीके हैं, या तो एक दोनों तरफ का डेसिमल उड़ा दो, ये देखो ना, इस 0.1 को यहाँ का डेसिमल भी गायब कर दो, यहाँ का कर सकते हैं, तो ये 5 रह जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। यहाँ से डेसिमल उड़ाया तो 1 बचा, 20/120 ml इज़ माई करेक्ट आंसर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बस ध्यान रखो M1 V1 के साथ हमेशा M2 आता है और M2 V2 के साथ N1 आता है। सोल्यूशन के चैप्टर से आएगी पास पेपर की इंपॉर्टेंट MCQs। अ मिक्सचर दैट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है सोल्यूशन। दोबारा देख लें, मिक्सचर दैट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट इज कॉल्ड सोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है मरकरी और मेटल का सोल्यूशन क्या कहलाता है? मरकरी का किसी भी मेटल के साथ सोल्यूशन क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमलगम। देखो इतनी कोई मुश्किल MCQs नहीं है जो पेपर में आई हुई है, ठीक है, बेसिक ही है। सॉलिड सोल्यूशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड। सॉलिड सोल्यूशन मेटल का क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? अलाउस कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मेलिटी। आखिर ये नॉर्मेलिटी होती क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन DM3। लेकिन मेरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है वॉल्यूम CM3 में दी हुई, तो फार्मूले में थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। नॉर्मेलिटी का फार्मूला हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन CM3। ये फार्मूला कब यूज़ होगा भाई? जब बात हो रही होगी वॉल्यूम CM3 में दी जाए। और नॉर्मेलिटी का एक और फार्मूला भी होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये तीनों फार्मूले किसके? नॉर्मेलिटी के। अब जैसे कि एक सवाल आया था, बात हो रही थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, लेकिन इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी 40 होता है। क्योंकि बेस का ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं? OH की तादाद से डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अब NaOH में तो एक ही OH है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 है, 40 डिवाइड बाय 1 40 ही होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इसका 40 हो गया 1000 फार्मूले का। और वॉल्यूम दिया हुआ था 500 CM3। क्या दिया था? 500 CM3 और नॉर्मेलिटी पूछी थी। सो भाई अब ये तो बड़ा सिंपल हो गया, 500 को 1000 से काट देंगे, 2 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मेलिटी आ जाएगी 80। अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, यूनिट नहीं N लिख करके 80 नॉर्मल सोल्यूशन। ओके बच्चों, अब देखो एक सवाल बड़ा अहम आता है कि कौन कौन से सब्सटेंस हैं जिनकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल होती है। तो HClO, HNO3 हो, NaOH हो, KaOH, इनकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी हमेशा क्या होती है? इक्वल। आखिर क्यों? इसका रीज़न ये है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है। अब मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्यों इक्वल होता है? देखो एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकलता है एसिड के मॉलिक्यूलर वेट को हाइड्रोजन की तादाद से डिवाइड करते हैं। क्योंकि HCl और HNO3 में एक हाइड्रोजन है, 1 से डिवाइड होगा,
तो जो मॉलिक्यूलर वेट है वही ग्राम इक्विवेलेंट वेट रहेगा। जैसा बेस का मॉलिक्यूलर वेट निकलता है, बेस के मॉलिक्यूलर वेट को OH से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर कितना है भाई, OH, एक OH है, तो मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम इक्विवेलेंट भी उतना ही। सो मेरे भाई हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम इक्विवेलेंट इन सब का इक्वल है। और मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट जब इक्वल होगा तो मॉलरिटी और नॉर्मेलिटी भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट जी। H3PO4 की नॉर्मेलिटी दी हुई थी 10 और कहा था मॉलरिटी निकालना। तो मॉलरिटी आखिर होती है, मॉलरिटी होती है, नॉर्मेलिटी को हम क्या करते हैं, A से डिवाइड कर देते हैं। अब A से मुराद ऑब्वियस सी बात है, इन द केस ऑफ एसिड हाइड्रोजन होती है। तो जी 30 है, 3 हाइड्रोजन है, 3 से डिवाइड किया, 10 मोलर सोल्यूशन। ऐसे एक और न्यूमेरिकल था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी 8 दी थी, मॉलरिटी पूछी। सो डियर ये तो 8 हो गया हमारा। ए क्या होगा, बेस के केस में OH कितना था, जो को 2 है, 8/2 4 मोलर सोल्यूशन। ओके जी, एग्जाम में सवाल आया था सल्फ्यूरिक एसिड की मॉलरिटी दी थी 5 और कहा था नॉर्मेलिटी निकाल। इसी तरह एक बार सवाल आया था अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की मॉलरिटी 2 दी थी, नॉर्मेलिटी निकाल। मेरा एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, N = M × A। अब A से मुराद मेरी, अगर एसिड है तो हाइड्रोजन, बेस है तो OH। जैसे कि यहाँ पे बात एसिड की हो रही है, तो एसिड के अंदर में हाइड्रोजन मेरी A की वैल्यू हो जाएगी, कितना हाइड्रोजन है जी, 2। तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी 5 2 यानी कि 10। और जब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ AlOH3 की, मॉलरिटी तो 2 है, A की वैल्यू 3 हो जाएगी मेरी। नॉर्मेलिटी चाहिए 3 2 3 2 कितना होता है, 6। तो नॉर्मेलिटी मेरी आ जाएगी 6। यानी वेरी सिंपल, मॉलरिटी दी हुई हो, नॉर्मेलिटी चाहिए हो, मॉलरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे A से। A से मुराद इन द केस ऑफ एसिड हाइड्रोजन और इन द केस ऑफ बेस OH। जो बड़ी अच्छी MCQ है, प्रेजेंस ऑफ आइन अफोर्ड्स सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेविएशन इन। देखो होता क्या है कि आइंस अगर मौजूद हो तो डेविएशन किस में आ जाता है, क्या फ्रीजिंग पॉइंट में, क्या बॉइलिंग पॉइंट में, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो सब में आता है, ऑल ऑफ द अबव। एलिवेशन होता है, कहीं डिप्रेशन होता है, पर होता ज़रूर है। फिर बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड। यानी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ कंपाउंड पे नहीं करती, उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन क्यूरी में दिया है बच्चों ने, NED में आ चुका है। 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज treated with 0.5 मोलर H2SO4 एट द एंड पॉइंट द रीडिंग विल बी। देखो एक बात सुनो, एक तरफ है NaOH, एक तरफ है H2SO4। अब देखो NaOH के 2 मोल चाहिए होते हैं H2SO4 के 1 मोल के लिए। अब अगर H2SO4 के मोल को मैं N2 मानता हूँ और NaOH के मोल को N1 मानता हूँ, तो M1 पे किसकी मोलरिटी को मानूंगा, NaOH की, जो कि 0.1 है। V1 में किसके वॉल्यूम को मानूंगा, NaOH की, जो कि 20 ml है। ठीक है जी। और 0.5 मोलरिटी M2 हो जाएगी मेरी, और मुझे चाहिए V2। अच्छा ये सवाल पहले भी ऐसे मैंने कई दफ़ा करवाए, बस वैल्यूज़ ही चेंज होती हैं। M1 V1 अपॉन N2 = M2 V2 अपॉन N1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और M1 V1 भाई ये 0.1, ये 20। ठीक है जी। और N2 जो है वो 1 है, M2 0.5 है, V2 चाहिए, N1 2 है। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा, 20 को 0.1 से कर लो 2 आ जाएगा, V2 2 आ रहा है।
formal or ability charge not real on the atom in compound or ion under consideration is known as oxidation number or state. जैसे कि एक है हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड क्या है, क्या हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2 और इसको बैलेंस करने के लिए Cl यहाँ पे +1 और ये कहलाता है हाइपोक्लोरस एसिड। लेकिन हमें पता है कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में Cl की वैल्यू -1, यानी Cl जो है -1 भी होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 +5 +7, यानी बार बार ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती रहती है, वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब अगर गौर से देखें आप तो बहुत कुछ हमें पता चलता है, जैसे कि HClO2 में हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, 2 है तो -4 हो जाएगा, बैलेंस होने के लिए क्लोरीन +3। फिर ऐसे देखें +1 ये -6, तो बैलेंस होने के लिए क्लोरिक जो है ये +5। यहाँ देखिए फलक्लोरिक में +1 -8 और ये +7। OF2 में देखें F -1 होता है, 2 है तो -2, ऑक्सीजन +2 हो जाएगा। Na2O2 में देखें तो -2 ये +2, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन देखें यहाँ -2 था, यहाँ 2 ऑक्सीजन अगर -2 के बराबर है, 2 ऑक्सीजन तो एक कितने के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। KO2 में देखें ये जो पोटेशियम का चार्ज है +1 और 2 ऑक्सीजन का मिलके -1 है, तो एक ऑक्सीजन का -1 होगा, यानी कि बार बार ये वेरिएबल होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। अब देखिए एग्जाम में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के MCQs बहुत आते हैं, वही नहीं है, अगर आप पेपर में देखेंगे तो बहुत आते हैं और बहुत ज़बरदस्त ट्रिक मैं इंशाल्लाह आज आपको कराऊंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, और बहुत डिटेल में। देखिए जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको अगर हम पूरा पोस्टमार्टम लेते हुए चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं से भी कोई भी MCQ सब दुनिया में इससे रिलेटेड आए, आप कर लें, मैं इस पोजीशन में रहूँगा। अब देखो एक छोटी सी बात है, PO4-3 में कहते हैं कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन से, तो देखो बेहतरीन तरीका है जिससे आप इक्वेशंस को करते हैं। फॉस्फोरस में ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है 4 तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल टू किसके पुट कर देंगे हम, -3 के पुट कर देंगे, P -8 इक्वल टू -3, ये -3 + 8 5 हो जाएगा, यानी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई यहाँ पर 5 हो गई हमारी, काम बन गया हमारा। इसी तरह अगर K2Cr2O7 की हम बात करें, पोटेशियम की +1 होती है, 2 है तो मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, क्रोमियम की 2 होती है और 2 Cr, -2 × 7 इक्वल टू 0, यहाँ से +2 2Cr -14 इक्वल टू 0, थोड़ा करीब लेंगे तो 2Cr 2 और -14 -12 इक्वल टू 0, इसका मतलब है 2Cr इक्वल टू 12, Cr इक्वल टू 6। दूसरा क्रोमियम की हमारे पास कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, 6 आ गई। तो बच्चों कोई भी एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि MnO4-1 है, तो अब हम यहाँ इसको कितना रखेंगे, -1 इक्वल टू, या -3 लिखा था और यहाँ चूँकि कोई आइन नहीं था इसलिए हमने इसको 0 के ऊपर रखा था। Mn की हम यहाँ बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, Mn है ये -2 × 4। अब बच्चों MCQs में आपको साथ मुख्तलिफ बुक्स वगैरह से अपने नोट से भिजवाता रहता हूँ, वो आप लोग जस्ट लाइक टेस्ट की तरह कर लिया करें, क्योंकि फिर बाद में मैं क्लास में सॉल्व भी कराता हूँ, तो जो व्हाट्सएप पे ट्रिक्स भेजो MCQs के सॉल्व कर लें। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मैंगनीज की बड़ी एग्जाम में सवाल आया था, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है PO4-3 में। देखो एक बात तो ये कि यहाँ जो स्पेशी है वो क्या है, -3, यानी न्यूट्रल स्पेशी नहीं है, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट को किसके इक्वल लेंगे, -3 के। अब फॉस्फोरस की चाहिए, देखो ऑक्सीजन की होती है -2 और 4 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। बिल्कुल मैथमेटिकल करो, कभी गलती नहीं होगी। अब वैल यहाँ -2 को जब 4 से किया, -8 इक्वल टू -3, और ये -8 जब उधर जाएगा +8 -3 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। तो फाइनली हमारे पास ऑक्सीडेशन आ गई फॉस्फोरस की, कितनी आ गई, 5। अब मैंने -3 के इक्वल क्यों लिया, क्योंकि चार्ज -3 था, ठीक है, जो चार्ज होगा उसी के इक्वल लेंगे भाई, ये सीधी साधी बात है। अब देखो फर्ज करो Na2Cr2O7 इसकी आती, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, किसके इक्वल लेंगे,
0 के। ओके बच्चों, थ्योरी के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस टॉपिक को कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। एग्जाम में आता है 3-4 नाइट्रेट्स दे देंगे और पूछोगे इनमें से कौन सा है जो सॉल्युबल है, और फिर ऐसा भी ऑप्शन होता है लाइक ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो याद रखो नाइट्रेट यहाँ देखो, कोई नाइट्रेट का सॉल्ट देखो, बड़ी अच्छी ट्रिक ध्यान में रखो, वो लाजमी सॉल्युबल है। क्लोराइड में हज़ारों सॉल्ट्स हैं, सिवाय 3 के बाकी सारे सॉल्युबल हैं। ओ सॉरी, सारे सॉल्युबल हैं सिवाय 3 के। अब मैं बचाए वो 3000 सॉल्ट याद रखने के, ज़्यादा बेहतर क्या है वो सॉल्ट याद रखूँ जो कि सॉल्युबल नहीं है। तो वो हैं सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड और मरकरी क्लोराइड। और दिलचस्प बात बता दूं कि सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड भी अगर बहुत वाटर को हॉट करो तो सॉल्युबल हो जाता है, मरकरी क्लोराइड कभी नहीं। इसी तरह सल्फेट की हम बात करें तो सल्फेट भी सारे सॉल्युबल हैं सिवाय 3 के। कौन से वो 3? कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट। यानी जहाँ लेड का मामला आ जाए तो भाई समझो सॉल्युबल हो गए। अब कार्बोनेट में मामला उल्टा है, कार्बोनेट सारे के सारे इनसॉल्युबल हैं सिवाय 3 है जो सिर्फ सॉल्युबल है। तो कार्बोनेट वो 3 याद कर लो जो सॉल्युबल है, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl, H2CO3, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, HCl, HCl, HNO3, H2SO4, H2SO4, HCl, HNO2, HNO3, H2SO4, H2S। तो मेरे भाई यहाँ देखो HCl और H2SO4 तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन H2CO3 वीक एसिड है। ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में HNO3 और HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक एसिडिक वीक एसिडिक भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी HCl, HNO3, H2SO4 तीनों बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ऑप्शन डी में भी तीनों स्ट्रॉन्ग है, H2SO4, HCl, HNO2। तो ये तो टाई हो गई। अब ज़रा ध्यान से देखो, दोनों में HCl भी मौजूद है, दोनों में H2SO4 भी मौजूद है। ऑप्शन सी में HNO3 है नाइट्रिक एसिड और HNO2 है नाइट्रस एसिड। तो जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। HNO3 HNO2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो टाई थी यहाँ। तो ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट। ई में तो देखो HNO3 और H2SO4 तो एसिडिक है एसिड, H2S में एसिडिक नेचर है, एसिड नहीं है। तो ऑफ कोर्स बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जिनमें एक कॉन्सेप्ट है मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूँ मोलरिटी और नॉर्मेलिटी होती क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ, अलबत्ता कुछ सब्सटेंस उनकी लिस्ट ज़रूर हमें पता होनी चाहिए जिनकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल होती है, जैसे कि HCl, NaOH, HNO3, QOH। आसान सी ट्रिक ध्यान में रखो कि जब एक OH या एक H होगा तो मोलरिटी हमेशा इक्वल किसकी होगी? नॉर्मेलिटी की। और मॉलिक्यूलर वेट हमेशा इक्वल किसके होगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट के। अब सवाल ये पैदा होता है कि मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट आखिर ये क्या होते हैं? ठीक है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। तो मेरे भाई इसको बहुत अच्छी तरह समझा देता हूँ। जैसे कि HCl को ले लो, मॉलिक्यूलर वेट टोटल वेट जो कि 36.5 होता है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर अगर आप हाइड्रोजन की तादाद देखो तो वो है 1। ग्राम इक्विवेलेंट वेट जब भी किसी एसिड का निकालना होता है, मॉलिक्यूलर वेट को हम डिवाइड किससे करते हैं? हाँ जी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से। जब 36.5 को 1 से डिवाइड करेंगे 36.5 ही आएगा। आप बोलोगे सर ये तो इक्वल आ गया। बिल्कुल जी, ग्राम इक्विवेलेंट वेट हर उस सब्सटेंस का इक्वल होगा जिसके अंदर एक हाइड्रोजन, एसिड है अगर एक हाइड्रोजन है, बेस है और एक OH है, तो मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल होंगे। और जब मॉलिक्यूलर वेट ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल होंगे तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी भी आपस में इक्वल होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जैसा कि H2SO4 की बात करते हैं तो भाई इसका मास तो 98 है, हाइड्रोजन 2 है, 98 को 2 से डिवाइड करो 49। यहाँ अब देखो मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम इक्विवेलेंट डिफरेंस है, ज़ाहिर है मोलरिटी नॉर्मेलिटी भी डिफरेंस होगी, ठीक है जी। फिर अगर हम बात करते हैं H3PO4 की, 98, 3 हाइड्रोजन है, 3 से डिवाइड कर दो 32.66। अब देखो एक बात सुनो, एसिड्स की कहलाती है बेसिसिटी। क्या कहलाती है? बेसिसिटी।
और ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। अगर एक हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी 1 है, मोनो बेसिक एसिड। 2 हाइड्रोजन है तो डाई बेसिक एसिड। 3 हाइड्रोजन है तो ट्राई बेसिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूलर वेट 40, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो 40 को डिवाइड करेंगे 1 से। क्यों 1 से? क्योंकि एक OH है तो डिवाइड कर दिया 40। मॉलिक्यूलर वेट ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल जब होता है तो इसका मतलब मॉलरिटी और नॉर्मलिटी भी इक्वल होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 74 है, 2 OH है, 74 को 2 से डिवाइड कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट 37 आ जाएगा। इस में अक्सर ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के भी क्वेश्चन आते हैं। और AlOH3 जनाब अली अल्मोनियम, और ये 78 मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइड कर दें 3 से 26। तो डियर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ भी देखो कि NaOH में चूँकि मॉलिक्यूलर वेट बराबर है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट के सिनेमा में मॉलरिटी नॉर्मलिटी इक्वल होगी। अब देखो एसिड की जिस तरह बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। एक OH है तो मोनो एसिडिक, 2 है तो डाइएसिडिक, 3 है तो ट्राइएसिडिक। बड़ा अच्छा पास पेपर का सवाल, 10 ग्राम एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl कंटेन्स 10 ग्राम NaCl पर 100 ग्राम सोल्यूशन। 10 ग्राम NaCl मिक्स विद 90 ग्राम वाटर, 10 ग्राम NaCl मिक्स विद 100 ग्राम वाटर। आखिर ये एक्वा सोल्यूशन होता क्या है? एक्वा सोल्यूशन होता है किसी सब्सटेंस का वाटर के साथ सोल्यूशन जिसमें टोटल सोल्यूशन के 100 ग्राम। तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं 10 ग्राम NaCl पर 100 ग्राम सोल्यूशन, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन टोटल 100 ग्राम बन रहा है, बिल्कुल हो सकता है। 10 ग्राम NaCl मिक्स विद 90 ग्राम वाटर। अब देखो 10 ग्राम NaCl के और 90 ग्राम वाटर के, वाटर यहाँ क्या है? सॉल्वेंट है। 10 और 90 का सम 100 होता है, सोल्यूशन यहाँ भी 100 बन रहा है, इट्स ओके। ऑप्शन सी में कह रहे हैं 10 ग्राम NaCl मिक्स विद 100 ग्राम वाटर। ना 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 100 वाटर और 10 NaCl तो मिलके 110 बन जाएगा, फिर तो एक्वा सोल्यूशन नहीं होगा। एक्वा सोल्यूशन तो तब होगा जब 100 ग्राम सोल्यूशन ही गया। इसका मतलब ऑप्शन सी नहीं है। अब देखो डी में लिखा है A एंड B, जी हाँ बिल्कुल जी, A एंड B दोनों बातें हैं। तो देखो बड़े टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, इस बात को ध्यान में जनाब। परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ NaCl इफ 2 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व इन 18 ग्राम वाटर। सो डेयर बात क्या हो रही है? परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ NaCl इफ 2 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व इन 18 ग्राम वाटर। सो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट तो 2 ग्राम होगा, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 2 + 18, क्योंकि सॉल्यूट तो क्या है? 2 ग्राम NaCl, और सॉल्वेंट जो ज़्यादा तादाद में क्या है? 18 ग्राम, तो दोनों का एडअप होगा ना भाई। सो इंटू 100, 2/20 इंटू 100, ये 0 0 कैंसिल, आंसर इज 10%।